हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं घटना चक्र का बुक जीएस पॉइंटर। इसमें हम लोग पॉलिटी को स्टार्ट करने वाले हैं। इस बुक में घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जो पूर्वांकन आपका अलग अलग खंडों की सभी पुस्तकों का ऑनलाइनर साग संग्रह जो है इसमें दिया गया है। इस बुक की अगर विशेषता की बात करें तो संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित निम्न परीक्षाओं के समान अध्ययन प्रश्न पत्रों को इसमें शामिल किया गया है, जो अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचे। अगर इन सभी का पीडीएफ आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दे दिया गया है, आप जाइए जल्द से जल्द वहां ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पॉलिटी में पहला जो टॉपिक है आपका भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास की अगर बात करें तो इसमें से पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्या कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर रोकना। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया 1937 ईस्वी में। कब किया गया? 1937 ईस्वी में। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। नियंत्रण परिषद की स्थापना की बात करें तो पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो नियामक आया था 1773। नियामक अधिनियम 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो है चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा दिया गया था। आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी जो सदस्य की नियुक्ति हुई वह चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा मंजूरी दी गई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव निम्नलिखित द्वारा पड़ी थी। तो पहला जो है 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा, दूसरा है जनरल कमिटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा, और तीसरा जो है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद के द्वारा। इन सभी के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा का नींव पड़ी थी। 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा? तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा चाय और चीन के साथ भारत को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया। भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो 1858 के अधिनियम से ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सर्वप्रथम की गई है। तो 1909 के अधिनियम जो मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की सर्वप्रथम की गई। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाई गई। भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था। अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हुई किस अधिनियम से? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें 1919 के मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संतुति की गई। आपका एक है गलत है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया है। तो केवल दो सही है आपका। केंद्रीय विधानसभा के वे निर्वाचन
जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए, तो 1926 और 1945 के निर्वाचन के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन आयोजित कब किया गया, तो 1945 में। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से, पहली बार भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, किस चार्टर एक्ट के द्वारा, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन आधारित है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी, तो मुख्य विशेषता यह थी कि इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। इस प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू कर दिया। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, किस अधिनियम के द्वारा, तो 1935 के द्वारा द्वैध शासन लागू किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ दी गई थी, तो अवशेष शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी गई थी। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, किस अधिनियम से, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वीकार किए गए महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव क्या हैं, तो विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावाचित किया जाना। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यह भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बर्मा भारत से अलग हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा जो है बर्मा भारत से अलग हो गया। वर्ष 1935 के चुनाव में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, तो कुल 8 प्रांतों में। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का जो निर्माण करने का जो प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि जनसंख्या का अनुपात जो था आपका 10 लाख व्यक्ति पर था। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफन क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर थे। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया, तो भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और जगजीवन राम में से जो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का जो सदस्य नहीं था वो कौन था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है नहीं थे। देखेंगे कथन ए में कि वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान थी, कथन सही है। कारण देखेंगे वेवेल का विचार था कि ऐसा व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता है, कारण क्या है आपका गलत होगा, तो कथन 1 केवल सही है। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था, तो 1934 में स्वराज पार्टी तथा एम.एन. राय द्वारा किया गया था। संविधान सभा के बारे में सही कथन क्या है, देखिए सही कथन को, ये सभी सही कथन है। 1 नंबर में आपका दिया गया है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। 2 नंबर में दिया है, इसमें अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसी सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। 3 नंबर में दिया गया है, इसका चुनाव प्रक्रिया भारत अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 की 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था और वह बहुदलीय निकाय थी। इन सभी संविधान के बारे में सभी कथन सही हैं। भारतीय संविधान सभा के संबंध में सही कथन है, तो सही कथन आपका ये तीनों है। पहला दिया है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था।
भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। संविधान सभा में सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वह प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा हुआ था। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान सभा की जो प्रथम बैठक यानी उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की गई थी। भारत की संविधान निर्मात्री सभा या संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना प्रस्तुत किया गया था तब पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा कब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। कब? 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित सही कथन क्या है? सही कथन को देखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल अधिवेशन कितने हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे कुल। कितने? 11 अधिवेशन। 24 जनवरी 1950 को संविधान पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर के लिए पुनः संविधान सभा के समवेत होने को शामिल करने पर अधिवेशनों की जो कुल संख्या जो है 12 है। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लग गया? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया। सही सुमेलित करना है। सही सुमेलित ही दिया गया है आपका सामने सामने जो है सही सुमेलित है। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो एस.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो के.एम. मुंशी। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व वी.टी. कृष्णाचारी करने वाले संविधान सभा के सदस्य थे वी.टी. कृष्णाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। मिलान करने के लिए आपको दे दिया जाता है। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष प्रथम मनोनीत उपसभापति नामित किए गए हैं तब फ्रैंक एंथोनी को। संविधान सभा में भारतीय संविधान की तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था तो 17 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव जो थे संवैधानिक सलाहकार थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था तब बी.एन. राव के द्वारा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया। भारतीय संविधान पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय संविधान को अपनाया एवं अधिनियमित किया गया था तो संविधान सभा के द्वारा। भारत का संविधान जो है अंगीकृत का मतलब यानी अपनाया गया एवं अधिनियमित हुआ तो 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो 26 नवंबर को। भारत के संविधान सभा की जो अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचित हुआ था, निर्वाचित कहाँ से हुए थे? तो बम्बई प्रेसिडेंसी के पुणे से। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म एवं मृत्यु हुई क्रमशः 1891 तथा 1956 में मृत्यु हुआ। 1891 में जन्म और मृत्यु 1956 में। सही कथन क्या है? देखिए सही कथन पहला दिया गया है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के प्रारूप में हुई। दूसरा सही कथन है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया गया। कथन और कारण देखेंगे। पहला कथन है कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सत्य है। इसको एक गृहीत संविधान कहा गया। सत्य है, यानी दोनों सत्य है परंतु R.A. का सही स्पष्टीकरण नहीं है। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार का 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की गई थी मौलाना आज़ाद ने।
भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। मैंने सुझाव दिया था, तो महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज़ है। इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्र हित ही सर्वोपरि है। यह कथन किसने कहा था? राजेंद्र प्रसाद ने। अगला कथन दिया है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह कथन जो है किसने किया था? आइवर जेनिंग्स का है। किसका है? आइवर जेनिंग्स का है। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। किसने कहा था? तो ग्रेनविले ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपका 15 महिला सदस्य थी। कितना? 15 महिला आपका सदस्य था। तो आज हम लोग का यह जो टॉपिक था आज समाप्त हुआ गया। फिर मिलेंगे हम लोग नए टॉपिक के साथ। आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा बताइए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।